हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी पॉपुलरली डिमांडेड टॉपिक है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली यही है, हाउ डू यू राइट आंसर्स इन फिलोसफी। एंड बिफोर बिगिनिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इट वुड बी बेटर, ये प्रेफरेबल है ये वाला पैटर्न अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉलो करें। मास्टर्स में आकर पोस्ट ग्रेजुएट्स में आंसर राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता बट स्टिल, तो इसलिए प्रेफरेबल है कि दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स दूंगी कि आपके आंसर में किन पॉइंट्स का इंक्लूड होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ टिप्स देखेंगे एंड हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हाउ डू वी राइट द आंसर। तो सबसे पहले देखिए, फिलॉसफी जो है उसमें एक खासियत वेस्टर्न फिलोसफी की ये है। अगर हम इंडियन फिलोसफी के अगेंस्ट देखें कि वेस्टर्न फिलोसफी में हम इंडिविजुअल फिलोसफर्स को ज़्यादा मेंशन करते हैं, और अगर हम इंडियन फिलोसफी में देखें तो कई जगहों पर हम इंडिविजुअल फिलोसफर्स को भी मेंशन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई जगहों पर हम लोग स्कूल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले हम जिस भी थ्योरी या थीम की बात कर रहे हैं, जिस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो वो फिलॉसफी का ओरिजिनेशन किसका था, इन द सेंस कि हम किस पर्टिकुलर फिलोसफर, अगर वो वेस्टर्न स्कूल है या फिर किस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। बहुत ही ब्रीफ में हमें ये चीज़ मेंशन करना है कि हु इज़ द फिलोसफर, हु इज़ द स्कूल, एंड उनकी कुछ खास बातें। स्पेशली एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना मत भूलिएगा कि जो भी टेक्स्ट को आप रिफर कर रहे हैं, वो टेक्स्ट किस जर्नल का, किस बुक का, किस आर्टिकल का, किस टेक्स्ट को आप रिफर कर रहे हैं, तो वो नाम होना चाहिए। आपका रेफरेंस क्या है, आपका सोर्स क्या है, आपका फिलोसफर या स्कूल कौन सा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये ऑफकोर्स बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आप दिस इज समथिंग दैट विल क्लैरिफाई कि हमारा सोर्स क्या है, फिलोसफर कौन है, फिलोसफर कौन थे, व्हाट वर हिज स्पेशलिटीज एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है अबाउट द थीम ऑफ द आंसर, यानी कि जो हमारा आंसर है उसमें व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। लाइक टुडे व्हाट विल यू बी डिस्कसिंग अबाउट, किस चीज़ को आप रेफर करोगे, किस थ्योरी, किस थीम को आप रेफर करके आपका आंसर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी नंबर 1। ये हमारा बहुत ही बड़ा पार्ट, ये सबसे बड़ा हमारा आंसर का पार्ट होता है, विच इज़ व्हाट द फिलोसफर हैज़ टू से अबाउट द थीम। एंड यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि व्हाट द फिलोसफर, या मैं स्लैश करके स्कूल लिख देती हूँ, what the philosopher slash the school has to say about the theme। देखिए, कोई भी एक टॉपिक जो होता है ना, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट व्यूज मिल सकते हैं किसी भी एक ही टॉपिक, एक ही थीम के ऊपर। तो हमें जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में ऑथर, फिलोसोफर, रीडिंग, बुक, सोर्स दिया हुआ है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी को रेफर करते हुए लिख रहे हो। ओके, तो एक ही कॉन्सेप्ट के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसी को मेंशन करना है, आपको उसी को मेंशन करना है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार व्हाट हैपेंस इज कि क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन एक बहुत ही जनरल तरीके से आ जाता है। ओके, सो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि भले ही क्वेश्चन कितना भी जनरल क्यों ना हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें वही फिलोसफर या वही स्कूल या वही सोर्स को रेफर कर रहे हो जो आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि जब हम फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से जब हम बोलते थे कि मेंशन द फिलोसफर, तो इसमें या तो हमारा ओरिजिनल फिलोसफर हो सकता है, उसके अलावा जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उस टेक्स्ट के ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, उस टेक्स्ट के कमेंटेटर भी हो सकते हैं। तो ट्रांसलेटर के बारे में हमें मेंशन नहीं करना है, लेकिन हाँ, कमेंट्री है, कमेंटेटर है, उसके बारे में मेंशन करना है, ओरिजिनल फिलोसोफर के बारे में मेंशन करना है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हीगल, हीगल एक फिलोसोफर है जिनकी जो रीडिंग्स है वो पॉपुलराइज करी गई है, मतलब अलेक्जेंडर कोहेवे की रीडिंग से, इंट्रोडक्शन टू द रीडिंग्स ऑफ हीगल। तो जब हम हीगल को स्टडी करते हैं, उसमें हमारे पास अलेक्जेंडर कोहेवे की रीडिंग है ऑन हीगल, तो अलेक्जेंडर कोहेवे ने अपना कमेंट किया है ऑन हीगल्स फिलोसफी, इसलिए हमें दोनों को मेंशन करना जरूरी है, अलेक्जेंडर कोहेवे को भी एंड हीगल को भी।
ओके, सिमिलरली अगर हम हसल की बात करें तो हसल की फिनोमिनोलॉजी में हम डांस जहावी को रेफर करते हैं। हम अगर न्याय सूत्रा की बात करें तो हम जयंत भट्ट को रेफर करते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स कि जहाँ पर आपको ओरिजिनल सोर्स के बारे में भी रखना है, ओरिजिनल फिलोसोफर के बारे में भी लिखना है, उसके साथ साथ कमेंटेटर के बारे में भी लिखना है। यू नो दैट आई नीड टू मेंशन द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो होता है वो लिटरल ट्रांसलेशन का काम करता है, वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है टेक्स्ट की। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेंशन। उसके बाद रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम द फिलोसोफर, दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि देखिए जो भी हमारे पास फिलोसफी आती है, जो भी हमारे पास थीम आता है, वो एक स्टैंड अलोन थीम नहीं होता है। हर स्कूल, हर फिलोसफी उसको ग्रेजुअली डेवलप करता है, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके वो दूसरे टॉपिक की तरफ आगे जाते हैं। इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल एंड हमें उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी मेंशन करना है। बहुत ही ब्रीफ में हमने लिखा है, वेरी ब्रीफ, लेकिन लीडिंग अप टू दैट थिंग, जो कि हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देगा कि उस थीम को हम किस लाइट में, किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करें, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। फिर उसके बाद एनी कॉन्ट्रास्टिंग और कंपेयरिंग व्यू, ये जो कुछ पॉइंट्स है ये हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम इसमें आंसर देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे आंसर का, तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम कोई कॉन्ट्रास्टिंग या कंपेयरिंग व्यू दे सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये ऑल ऑफ दिस इज पर्टेनिंग टू योर पर्टिकुलर सिलेबस, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है आपके एक पर्टिकुलर रीडिंग में ऑलरेडी मेंशन होते हैं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल में, टॉपिक में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। मैं बस उसको बेसिकली डाइवर्सिफाई करके उसको क्लासिफाई कर रही हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट यू नो बेसिकली हेडिंग्स जिसके अंडर यू नो एक टॉपिक में मेंशन्ड होता है। हालांकि वो हेडिंग्स हमें अलग से क्लैरिफाई करके नहीं दी होती, लेकिन ये चीज़ें जो है वो हर टेक्स्ट में हमें मिल जाता है जो हमारे सिलेबस में रहता है। उसके बाद आते हैं क्रिटिसिज्म, उस पर्टिकुलर व्यू बाय दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर के। क्रिटिसिजम्स क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है, हमें उसे मेंशन करना है, हमें ऑब्जेक्शंस को आंसर करना है, क्रिटिसिजम्स को आंसर करना है। ये अगेन मैंने लिखा है दिस इज द मेन बॉडी पार्ट 2। ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका सेकेंड सबसे बड़ा पार्ट होगा आंसर राइटिंग में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन करना, क्रिटिसिजम्स एंड ऑब्जेक्शंस, क्योंकि कोई भी फिलोसफी, कोई भी जो थ्योरी होती है वो अनअपोज्ड नहीं है। एंड फिर उसके बाद एक कंक्लूजन, यानी कि जो आपने अबाउट द थीम ऑफ द आंसर इस्टेब्लिश किया था, कि आपने थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द आंसर विद पॉइंट्स नंबर 3, 4, 5, 6 आपने वो सब चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी है, तो वो आपको कंक्लूजन में मेंशन करना है कि व्हाट आर द इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स जो आपने थ्रू आउट द आंसर इस्टेब्लिश करे, थ्रू आउट द आंसर उसको फैक्ट्स को आपने क्लैरिफाई करके बेसिकली स्टेबलाइज कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। कई ऐसे टर्म्स आएंगे, नए टर्म्स होंगे, उन्हें मेक श्योर यू एक्सप्लेन देम प्रॉपरली। सेकेंडली टेक्निकल फिलोसॉफिकल टर्म्स जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, या जैसे एक ही वर्ड का फिलोसॉफिकल मीनिंग भी डिफरेंट होता है, तो मेक श्योर यू स्पेसिफाई अबाउट दैट एज वेल। फिर एक हमें राइट अ कंप्लीट आंसर सर्कलिंग बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड फ्रॉम। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कुछ नॉट घुमाते हुए इस आंसर लिखना है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सर्कलिंग बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड फ्रॉम से हमारा मतलब है कि हमने जो हमारा थीम स्टैब्लिश किया था आंसर का, कि टुडे वी आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, व्यूज बाय दिस पर्सन, दिस इज फिलोसोफर, तो हमारा कंक्लूजन उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे कि एक कंबाइंड कनेक्टेड आंसर होना चाहिए, एक पूरा पुट टुगेदर सा आंसर होना चाहिए, जो हम ये कह सके कि ये दिस इज अ कंप्लीट होल आंसर, जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें मेंशन्ड है, और हमने थ्रू आउट द आंसर जो हमने कोर्स जर्नी थी आंसर की, उसमें वी हैव एस्टैब्लिश्ड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो एक सर्कलिंग बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड फ्रॉम, जो हमने हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारा एंडिंग पॉइंट उससे कुछ बहुत अलग नहीं होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन जो है वो हमारे अबाउट द थीम ऑफ द आंसर जो सेकंड पॉइंट है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, कनेक्ट दिखना चाहिए दोनों पॉइंट्स में। फिर उसके बाद हमें मेंशन करना है कोट्स, कि अगर हम लोग यू हैव टू कीप मेंशनिंग अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। जैसे कि अगर हम हीगल पढ़ रहे हैं, तो हीगल में हम अगर कोहेवे की रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेंशन करो कि आप जो पॉइंट अपने आंसर में इंक्लूड करो वो हीगल का पॉइंट है या फिर वो कोहेवे का पॉइंट है।
अब हमें हो सकता है कि हमें ये कई बार लगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों एक ही तो बात बोलेंगे, मतलब कोहेवे ने भी उसके ऊपर कमेंट किया है, उसी के उन्हीं के वर्क्स को के ऊपर वर्क किया है, तो फिर वो कोहेवे वही बोलेंगे क्योंकि वो हीगल की रीडिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोहेवे और हीगल की बात सेम होगी, लेकिन नहीं, बिकॉज एक बायसनेस आती है, एक सब्जेक्टिविटी आती है कमेंट्री करने में, इसलिए प्लीज़ बी श्योर कि आप मेंशन कर रहे हो, जैसे कि हसल्स फिनोमेनोलॉजी में जान जहावी के जो व्यूज है मेंशन करिए कोट करके कि यस अकॉर्डिंग टू जहावी दिस इज एंड अकॉर्डिंग टू हसल दिस। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोट करके मेंशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इससे एक सेपरेशन मिलेगा कि व्हाट आर योर व्यूज एंड व्हाट आर द पर्टिकुलर फिलोसोफर्स व्यू। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स को यूज़ करना है। देखिए सबसे ज़्यादा तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज़ करें जो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट में मेंशन्ड है, जिन्हें आप पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स बहुत कम टेक्स्ट होते हैं जो विदाउट एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करते हैं, तो एग्जाम्पल्स लगभग सारे टेक्स्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर स्टिकिंग टू द एग्जाम्पल्स जो मेंशन्ड है टेक्स्ट में, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, तो हर एग्जाम्पल हर सिचुएशन पे फिट नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इंक्लूड करके भी उसको वो करें। स्टिक टू द क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन के अलावा कोई रैंडम चीजें मेंशन नहीं करें, और अगर कोई और चीज जैसे कि रिलेटेड टॉपिक, कॉन्ट्रास्टिंग या कंपेयरिंग व्यू और या फिलोसोफर के बारे में जो भी हम मेंशन करें, प्लीज मेक श्योर कि ये बहुत ब्रीफ हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, लेकिन ये हमारे आंसर को सपोर्ट करती है, तो ये हमारे सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको ब्रीफ रखें, लेकिन मेंशन करने से दिस विल एनहांस द आंसर। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, हर फिलोसोफर अपनी एक उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, वो अपनी एक लिंग्विस्टिक टर्म्स यूज करके अपनी पूरी एक लैंग्वेज फॉर्म कर लेते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन टर्म्स को हाईलाइट करो जो उस पर्टिकुलर फिलोसोफर को यूनिक है, तो दैट सॉर्ट इज वेल। फिर उसके बाद आंसर्स हमारे क्रिस्प होने चाहिए। देखिए ये एक ह्यूमैनिटीज़ का पेपर है, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपका आंसर बहुत छोटा वन वर्ड आंसर्स ना हो, वो कंप्लीट सेंटेंसेस के फॉर्म में हो, एक्सप्लेनेटरी आंसर हो, ताकि जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक्सप्लेन करते करते आप बहुत सारा लिख दें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी टू द पॉइंट है, कंसाइज है, प्रिसाइज है, क्रिस्प आंसर है। सो इट्स नॉट टू शॉर्ट कि बस एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, बस एक आपने एक कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिया ना, आपने एक्सप्लेन कर दिया, नो, मेक श्योर कि आपका आंसर जो है वो मतलब एक्सप्लेनेटरी भी है, फुल सेंटेंसेस के फॉर्म में भी है, एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा लंबा भी नहीं है कि हम पढ़ते पढ़ते हम जस्ट पढ़ते ही रह जाए आंसर्स को, एंड इट नेवर एंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ सच आंसर्स। तो मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं, आपके आंसर्स भी क्रिस्प है, सो दैट रीडिंग इट इज ईजियर टू रीड देम, एंड ऑल्सो दीज 2 पॉइंट्स जो हम मेंशन करेंगे, टिप्स जो है ये कॉमन है टू ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू आउट ऑल कोर्सेज, ऑल एग्जामिनेशंस। मेक श्योर आपकी हैंड राइटिंग नीट है, क्लीन है, वर्क अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क है, गुड हैंड राइटिंग है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी हैंड राइटिंग इस फॉर्म में है कि हम उसको समझ सके, उसको वो हैंड राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिबल हो, तो ट्राई एंड अचीव समथिंग लाइक दैट कि एक वर्क में क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्क क्लैरिटी के साथ साथ नीटनेस होनी चाहिए हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग की साइज बहुत छोटी ना हो, बहुत बड़ी ना हो, तो मेक श्योर कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनका आप ध्यान रखें। सो ये हमारे कुछ हमने डिविजन देखा है सब टॉपिक्स का ना, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू राइट गिव दीज एज हेडिंग्स, लेकिन ये हेडिंग्स बेसिकली इनफॉर्मल हेडिंग्स है विच शुड बी इन योर माइंड, तो हमारे आंसर का लेआउट जो आपके आंसर का होना चाहिए, जो लेआउट होना चाहिए वो कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट आंसर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर आपने हर चीज़ में सारे सब हेडिंग्स में सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं तो ये कंप्लीट आंसर की तरह है। ओके अब हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जैसे एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। अब ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की थ्योरी हो सकता है, लेकिन मेन जो हमारे सिलेबस में ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की थ्योरी है वो मान लीजिए आपने इमैनुअल कांट की पढ़ी, बिकॉज ही इज द वन जिनकी ये मेन थ्योरी है। सो हमें मेंशन करना है
कि हम मेंशन करना है दिस इज इमैनुअल कांट्स थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, हम उनकी हम कौन से सोर्स से पढ़ रहे हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हमारा सोर्स होने वाला है, हाउ इमैनुअल कांट इज ऑल्सो एन एनलाइटनमेंट थिंकर। तो ये कुछ सर्टन रिलेटेड पॉइंट्स है कि हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे फिलोसोफर के बारे में, हम किस सोर्स उन फिलोसोफर के किस वर्क को रेफर कर रहे हैं, उनके बाकी कुछ वर्क्स आप मेंशन कर सकते हैं कि क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन इज ऑल्सो अनदर वन ऑफ हिज वर्क्स। उसके बाद हमने बोल दिया ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, ही वाज एन एनलाइटनमेंट थिंकर बिकॉज एंड ही वाज अ फिलोसोफर। इमैनुअल कांट एक ऐसे फिलोसोफर थे जो जिनको हम मैक्सिमम फिलोसफीज में पढ़ते हैं, मतलब थ्रू आउट हम डिफरेंट सब फिलोसफीज में पढ़ते हैं। तो एनालिटिकल एंड कॉन्टिनेंटल फिलोसफीज जो दो ऑपोजिंग फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं, हम दोनों में ही इमैनुअल कांट को पढ़ते हैं। मतलब एनालिटिकल एंड कॉन्टिनेंटल है लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन दोनों में इमैनुअल कांट को स्टडी किया जाता है। एंड सेम गोज फॉर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। इसलिए दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि इमैनुअल कांट की स्पेशलिटी है। तो मेक श्योर दैट यू मेंशन दीज इज वेल। ओके, तो हमने एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे ऑथर का, हमारे वर्क का जिसको हम रेफर कर रहे हैं। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, एक तरीके से उसकी बस एक डेफिनेशन दे दी कि व्हाट यू गोइंग टू राइट अबाउट इट, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, एंड हम इसको रेफर करके ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ये होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आंसर के थ्रू समझेंगे। फिर हम देखेंगे हिज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए प्रायरी एंड ए पोस्टुराई। तो ये चीज जो है वो बेसिकली बाद में आना चाहिए, पहले भी आ सकती है। जैसे हमने बोला कि जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये पहले भी आ सकते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के, लेकिन आई वुड प्रेफर कि ये बाद में आए। तो दिस शुड बी बेसिकली यू नो एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉट ओनली एक्सप्लेनेशन बट हिज एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें कांट को रेफर करके लिखना है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि व्हाट व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म फॉर कांट। वो चीज़ हमने प्रॉपरली एक पैराग्राफ में, मतलब नॉट वन पैराग्राफ बट काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया, कांट्स ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म उससे क्या है। फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम ले सकते हैं जैसे कि ए प्रायोराई, ए पोस्टीरियोराई, प्रोपोजिशंस एंड स्टेटमेंट्स के, एनालिटिक एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स के। तो ये बहुत ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को और क्लैरिफाई करती है और बेटर करती है। तो हमने उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मेंशन कर दिया। फिर ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म से हमें कंट्रास्टिंग व्यूज देख सकते हैं, कंट्रास्टिंग व्यूज है रियलिज्म के, और फिर कंपेयरिंग व्यूज देख सकते हैं। सो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के कंपेयरिंग व्यूज है आइडियलिज्म का व्यू। सो दिस इज हम अपने कंट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग व्यूज को भी बहुत ही ब्रीफ में एक मेंशन दे दिया है ताकि हम ये स्टैब्लिश कर पाए कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म उसकी बाकी थ्योरीज से, रिलेटेड थ्योरीज से कैसे डिफरेंट है। रियलिज्म या आइडियलिज्म इन थ्योरी से ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कैसे डिफरेंट है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने उसके कंट्रास्टिंग या कंपेयरिंग व्यूज को भी मेंशन कर दिया। उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट क्रिटिसिज्म्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, एंड उसके बाद हमारे कंक्लूसिव लाइंस की we have understood that transcendental idealism is this following thing, and we have established this, and the criticisms do not stand, and he was able to answer the criticism, या Kant was not able to answer the criticism, and so on and so forth. तो इस तरह से हमारा एक पूरा complete answer जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन ऑन 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म में हम थोड़ा सा बुद्धा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जो उनका 4 नोबल ट्रूथ है वो किससे इंस्पायर हुआ, वो किससे आया। तो वो इस चीज से आया कि हाउ ही लेफ्ट हिज पैलेस, और उन्होंने पहले एक मरते हुए देखा कि एक डेड पर्सन देखा, डेड बॉडी देखी, फिर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी देखा, एक बहुत ही सिक पर्सन देखा, फॉरेस्ट में वो गए। सो ये एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि हमें नोबल ट्रूथ्स के एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि 4 नोबल ट्रूथ्स, देयर इज सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, लिबरेशन टू सफरिंग, ये सारी चीजें उनके इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो भले ही हमें पूछा 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में, लेकिन जो बुद्धा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा वो 4 नोबल ट्रूथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है। तो उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लीडिंग अप टू 4 नोबल ट्रूथ्स, फिर उसके कॉन्ट्रास्टिंग या रिलेटेड टॉपिक्स हम 4 नोबल ट्रूथ्स के अलावा बुद्धिज्म के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो वो नोबल ट्रूथ्स के आसपास डिस्कस करते हैं, उसको अपनी क्लैरिफाई करने के लिए स्टैंड्स को। क्रिटिसिज्म्स 4 नोबल ट्रूथ के क्या हो सकते हैं, एंड देन उसका फिर कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ योर आंसर इन फिलोसफी शुड बेसिकली लुक लाइक। ये कंप्लीट कंबाइंड आंसर होगा। तो दीज आर द डिफरेंट सब हेडिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और आपका आंसर जो है वो लगभग इस लेआउट को फॉलो करते हुए होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच
For any other doubts, for any other requests, you can always comment on my channel. You can also mail me at demystifythings@gmail.com. आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसको रेफर कर सकते हैं. You can message me, you can comment me, you can mail me, and I'll try my best कि मैं आपके कमेंट, आपके मैसेज, आपके मेल को आंसर करूँ, रिस्पॉन्ड करूँ. And also I like to thank you for all the comments इस particular वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स एंड मेल्स आए थे मुझे how to write the answers in philosophy. So this is, here it is. If there's any doubts, any questions, I'm always up to take them up. Thank you so much. Keep commenting, like, share and subscribe. Keep watching.